हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड का टर्म 1 का मैथ्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 को। इससे पहले ये क्लास में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। आई श्योर कि अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप तुरंत देखो, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ जो आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है। हालांकि मैं आपको उसका ऑप्शन दी हूँ, बट सारा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 जो है रैखिक समीकरण के युग्म, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है जिसका हल आपको बताना है। ठीक है, देखो रैखिक समीकरण हम लोग के पास क्या दिया है, तो रैखिक समीकरण है 5x प्लस 2y इक्वल टू 16, ये एक समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 7x माइनस 4y इक्वल टू 2। ठीक है, आपके पास ये दो समीकरण दिया हुआ है, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। नंबर 1 ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो नंबर 1 ऑप्शन में है कि आपके पास x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू जो है वो 3 है। नंबर 2 ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नंबर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू जो है वो 7 है। और नंबर 3 ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू आपके पास 1 है और y का वैल्यू आपके पास 0 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस रैखिक समीकरण को हल करना है। तो हल ये तब होगा जब हम लोग इधर साइड में x और y का वैल्यू को पुट करेंगे और इधर का वैल्यू सेम आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका हल होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको फटाफट से देखना है कि हम लोग इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करते हैं इसके वैल्यू को तो मेरा आंसर जो है वो इधर वाला आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5 है, तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 16। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना हो गया, 16 हो गया, यानी कि ये हल है। ठीक है, ये हल है ना। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग इसको पुट करके देखते हैं, तो 7 इंटू 2 करते हैं माइनस 4 इंटू 3 करते हैं इक्वल टू में 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ये दोनों जो है इसका हल है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर आपके पास बोला जाता है कि इसका हल निकालो, ऑप्शन नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, x के वैल्यू का कुछ x की जगह पे कुछ पुट करते हैं, y की जगह पे कुछ पुट करते हैं, ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे कि हम लोग का इधर साइड में इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन ना दिया रहे तब। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो इसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिया है, यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं तब उनके द्वारा निरूपित रेखा क्या होगा। ठीक है, संगत का मतलब क्या है कि किसी भी समीकरण का हल मिलेगा, हल यानी कि आंसर मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से हम लोग हल निकाले थे, यानी कि किसी भी समीकरण का हल मिलता है तो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उसके द्वारा निरूपित रेखा क्या होगा। संगत है यानी कि उसका हल निकल रहा है। ठीक है, तो उसके द्वारा निरूपित जो आपके पास दिया हुआ है निरूपित रेखाएं, तो वो कैसी होगी। निरूपित रेखाएं देखो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है समांतर, सेकेंड ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है हमेशा समपाती, और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतिच्छेदी या समपाती। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है कि समांतर होगा तब वो संगत होगा, या फिर हमेशा समपाती होगा तब वो संगत होगा, या फिर प्रतिच्छेद या फिर समपादी होगा तब वो संगत होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग कोई भी समांतर रेखा बनाते हैं ना, तो समांतर रेखा जब आप ड्रॉ करते हो तो इसके द्वारा जो हल होता है वो हल नहीं होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा बच्चे, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा अगर आपके पास दिया रहे तो आपका जो इससे बनेगा इसमें कोई हल नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी समांतर रेखा दिया हुआ है तो उसमें समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। दूसरा में है संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है, तो देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ना। जैसे मान लो आपके पास एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, एक लाइन ये दिया हुआ है, इसी पे हम लोग एक लाइन और बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसी पे हम लोग एक लाइन और बना दिए, है ना, इसी पे हम लोग एक लाइन और बना दिए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे समपाती। ठीक है, यानी कि एक रेखा पे बहुत सारा रेखा का खींचना क्या होता है, समपाती कहलाता है। और जब भी आपके पास कोई भी
समीकरण संपाती होगा, मतलब क्या होगा, उसके अनेकों हल होंगे। जब भी आपके पास समीकरण संपाती होगा तो क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, एक नहीं बहुत सारा हल होगा, ठीक है। यानी कि संपाती में हमेशा बहुत सारा हल होता है। और नेक्स्ट आपके पास बच गया प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, जो एक रेखा इधर से आए, एक रेखा इधर से आए, दोनों को कट के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बोलेंगे। यानी कि ये जो लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रहा है। यानी कि ये रेखा क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रतिच्छेदी। और जब भी रेखा प्रतिच्छेदी हो तो उसके द्वारा जो हल बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा सिर्फ एक हल बनेगा, ठीक है। कितना हल बनेगा, एक हल बनेगा। यानी कि क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखा कैसा होगा, तो उसके द्वारा निरूपित रेखा जो होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी और संपाती होगा। प्रतिच्छेदी भी हो सकता है या फिर संपाती भी हो सकता है। जब संपाती होगा तो बहुत सारा हल बनेगा, और जब प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल बनेगा, ठीक है। हम लोग संपाती क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि संपाती जो है वो संगत में, सिर्फ संपाती संगत में नहीं आता है, प्रतिच्छेदी भी संगत में आता है और संपाती भी संगत में आता है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी या संपाती बोल सकते हैं। देखो इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। तो देखो इससे पहला क्वेश्चन क्या निकलता है कि अगर रैखिक समीकरण संगत होगा तो ये बनेगा, असंगत होगा तो ये बनेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास और भी क्वेश्चन दिया रहे मल्टीपल टाइप से तो आप आसानी से बना सकते हो। अगर आपके पास दिया रहे कि अगर समीकरण का एक हल होगा तो वो क्या होगा, तो उसका जो रेखा बनेगा वो कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। अगर कोई समीकरण दिया हो उसके बहुत सारे हल है तो उसका रेखा कैसा बनेगा, तो संपाती बनेगा। अगर कोई समीकरण दिया हो उसका कोई हल नहीं होगा तो उसका रेखा कैसा बनेगा, तो समांतर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मैं आपको क्वेश्चन एक बता रही हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारा टॉपिक जो है मैं आपको कवर कर रही हूँ, जिससे कि आप जैसे भी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे वो सब्जेक्टिव पूछे, आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या दिया हुआ है। दो चर एक्स वाई में, दो चर क्या दिया हुआ है, चर क्या होता है, जो ABCD वाला वर्ड होता है। तो दो चर क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई, दो चर दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है कि रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या है, ax + bx + c = 0। ये क्या है, ये आपके पास रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना। तो ये रैखिक समीकरण अगर आपके पास दिया हुआ है तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितने अधिकतम हल संभव है। यानी कि अगर आपके पास दो चर दिया हुआ है और रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो इसके आप कितने सारे हल निकाल सकते हो। देखो बच्चे, इसके हम लोग अनेकों हल निकाल सकते हैं। अनेकों हल कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो इस पे एक समीकरण लेते हैं, जैसे मान लो कि एक जगह पर हम लोग 2 पुट करते हैं, 2x + 3y = 0 पुट करते हैं, ठीक है। अब आप x की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करोगे, y का कुछ वैल्यू निकलेगा, y की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करोगे, x का कुछ वैल्यू निकलेगा। यानी कि आप जितना भी वैल्यू पुट करोगे उतना आपका आंसर जो है, हल जो है वो निकलते चला जाएगा। यानी कि आप अनगिनत नंबर को लिखोगे, आपका अनगिनत हल आएगा। इसलिए इसका क्या होता है, अनेकों हल होता है। यानी कि इस तरह का आपके पास जो भी समीकरण दिया रहे ax² + bx + c = 0, तो आपका कितना हल निकलेगा, अनेकों हल निकलेगा। अब देखो अगर आपके पास ये ना दिया रहे, अगर आपके पास दिया रहे इस तरह से फॉर्मेट कि अगर ये रैखिक समीकरण है और x y दो चर है तो इसका कितना हल निकलेगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना होगा, अनेकों हल निकलेगा। कोई भी समीकरण आपके पास रैखिक समीकरण इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका अनेकों हल निकल सकता है। चाहे वो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, चाहे वो क्वेश्चन आपको जो फॉर्मूला होता है वो लिख के दे, या तो फिर उसके अनुसार उसको फॉर्मूले पे पुट करके दे, उसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज अनेकों हल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ दो तो आप कंफ्यूज मत होना, आसानी से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। रैखिक समीकरण में जस्ट मैं आपको लिखी थी, क्या होता है, ax + by + c = 0 होता है। ये क्या होता है, ये आपका होता है रैखिक समीकरण। आपको क्या बोला है कि रैखिक समीकरण में चर का घात कितना होता है। चर क्या है, x है, और चर क्या है, y है। y का घात की अगर हम लोग बात करें, घात यानी कि क्या, आपका पावर की बात करें तो इसमें पावर कितना है, सिर्फ 1 है। x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है, y के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है। यानी कि कोई भी रैखिक समीकरण का पावर कितना होता है, तो ओनली फॉर 1 होता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान सा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 का क्या हल है। क्या हल है का मतलब क्या है, आपके पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है या फिर कोई हल नहीं है। तो देखो अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन दिया रहे कि इसका कितना हल निकल सकता है तो आपको क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है चेक करने का, ठीक है। ये होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये सारा जो है वो इक्वल होगा तो इसका क्या होगा, अनेकों हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे, अनेकों हल निकलेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। क्या होगा, कोई भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि चेक करना है। देखो x के साथ जो नंबर है वो a1 है, y के साथ जो नंबर है वो ये b1 है ना, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, वो आपका c1 है, ठीक है। उसी तरह से दूसरे समीकरण में क्या है, x के साथ जो पहला नंबर है वो a2 है, y के साथ जो पहला नंबर है वो b2 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c2 है, हाँ c2 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकल चुका है। अब हमको क्या करना है कि इसको बटा के फॉर्म में पुट करके देखना है कि सब इक्वल आता है या नहीं आता है। अगर इक्वल आएगा तो उसके अनेकों हल होंगे, इक्वल नहीं आएगा यानी कि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो हम लोग इसको पुट करके चेक करते हैं। a1 का वैल्यू क्या है, 2 है, a2 का वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये होगा 2/4, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद में क्या है, b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 6 है, ठीक है, c1 का वैल्यू 3 है यानी कि ये इधर 5 है, ये इक्वल टू किधर आएगा तो ये -5 हो जाएगा, ये हो गया। और c2 का वैल्यू क्या है, 15 है, ये भी इक्वल टू किधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। इधर हम लोग करें तो ये भी क्या आ जाएगा, 3 के टेबल में 1 टाइम में 1/2 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग करें तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये क्या होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो आपके ऑप्शन में जो भी दिया होगा उसको आप आसानी से टिक कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना चुके हैं। इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहला ये कि अगर कोई भी समीकरण का हल होगा तो वो इस फॉर्म में होगा, कोई भी समीकरण का हल नहीं होगा तो वो इस फॉर्म में होगा, यानी कि हल होगा तो सब इक्वल होगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सब आपस में इक्वल होगा। यानी कि जिस तरह से यहाँ पे 1/2 आया ना, यहाँ पे भी 1/2 आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे 1/2 नहीं आया इसलिए ये गलत हो गया, यानी कि इसके हल नहीं निकलेंगे। उसी तरह से अगर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती होगी। समपाती होगी मतलब क्या होगा, समपाती होगी मतलब क्या होगा, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 एंड इक्वल होगा c1/c2। तो देखो आपको तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये क्या है, समपाती है। तो सिंपल से हम लोग को इसका वैल्यू को पुट करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि k के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, a1 होता है, y के साथ जो नंबर होता है वो b1 होता है, जो कांस्टेंट होता है वो c1 होता है। उसी तरह से इसके साथ जो नंबर दूसरे समीकरण में होता है वो a2 होता है, y के साथ जो होता है वो b2 होता है और कांस्टेंट वाला c2 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं। तो इसके साथ कोई नंबर नहीं है यानी कि 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखो तो b2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ पे k का वैल्यू क्या, y का वैल्यू क्या है, k है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2/k हो जाएगा। अगर इधर देखें हम लोग तो ये c1 क्या दिया हुआ है, 7 दिया है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, -7 कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू किधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, ठीक है। और ये इक्वल टू किधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, -7/-14 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो ये 1/2 है, ये 2/1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 = 2/k = 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों समीकरण इक्वल है, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके k के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k 1 से मल्टीप्लाई होकर k हो जाएगा और 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या निकलता है, 4 निकलता है, ठीक है।
तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी रेखा समपाती दिया हो, आपको बोले कि k का मान निकालना है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, उसके वैल्यू को पुट करना है और जहां पे आपका k दिया है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके k के वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्या बोला है कि ये क्या है, समीकरण जो है वो समपाती है, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो सिंपल से आपको k के वैल्यू को इस तरह से फाइंड आउट करना है, ओके। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इससे पहले के क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हो, आप गेस करना, ठीक है। देखो स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दो रैखिक समीकरणों के आरेख समांतर है। दो रैखिक समीकरणों के आरेख क्या है, समांतर है। समांतर है मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, वो इस तरह से होगा, ठीक है। समांतर है तब रैखिक समीकरण के युग्म का हल कैसा होगा। तो देखो मैं आपको इससे पहले के क्वेश्चन में मैं आपको बताई थी कि कैसा होता है, समांतर होता है तब उसका हम लोग कैसे क्या होगा, अगर संपाती होगा तो क्या होगा और प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर दो रैखिक समीकरण का आरेख समांतर हो तो उसका समीकरण युग्म कैसा होगा, यानी कि उसका हल क्या होगा। कोई हल नहीं निकलेगा, एक हल निकलेगा, दो हल निकलेगा। तो सिंपल सा मैं आपको क्या बताई थी कि जब भी आपके पास रेखा क्या हो, समांतर हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी हल समीकरण का नहीं निकलता है, कोई भी हल नहीं निकलता है। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि समीकरण, जब भी कोई भी समीकरण का आरेख समांतर हो तो उसका हल क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं आपको क्या बोली थी कि अगर आप एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इससे पहले के क्वेश्चन जो मैं आपको बताई थी, अगर उस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़े होगे तो आप तुरंत फट से, जैसे ही क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आएगा, आप तुरंत गेस कर लिए होगे किसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सारे टॉपिक को अच्छे से समझ के पढ़ोगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा, आसानी से सारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आए कि आज भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, आप लेफ्ट मत करना, फिर से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी जिसमें पार्ट 2 का वीडियो में और भी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसका सिर्फ 3 पार्ट बनने वाला है, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ। मुझके साहब का जो भी वीडियो जाएगा वो 10-15 मिनट का जाएगा, जिससे आप सारे वीडियो को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हो। टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा, क्वेश्चन भी ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। उन सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।